गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग सूत्रधारी और सहायक कंपनी, होल्डिंग और माइनॉरिटी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एक्चुअली में होल्डिंग होता क्या है, सूत्रधारी क्या है। जैसे ए और बी दो कंपनियां हैं, ठीक है। ए कंपनी बी कंपनी का 51% शेयर से ज्यादा शेयर को खरीद लेता है और इसके मैनेजमेंट में ये क्या करता है, हिस्सेदारी रखना चालू कर देता है। तो ए जो है बी के लिए क्या हो जाएगा, सूत्रधारी कंपनी, और बी जो है ए के लिए हो जाएगा सहायक कंपनी। यानी जितने भी काम करेगा ए के निर्णय के अनुसार ही बी करेगा, जितना इसका लाभ होगा ए के ही खाते में जुड़ा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात आता है कि कब किसी कंपनी को एक्वायर किया जाता है। तो जब भी किसी कंपनी को एक्वायर किया जाता है तो डेट ऑफ एक्विजिशन जरूरी है। डेट ऑफ एक्विजिशन, क्रय करने की तिथि, इसी तिथि के आधार पे प्री और पोस्ट निकाला जाता है। हमको लास्ट हमारा जो बैलेंस शीट मिलता है 31 मार्च को मिलता है। हमारा जो बैलेंस शीट मिलता है कब मिलता है, 31 मार्च को। यदि हम 1 अप्रैल या 31 मार्च को इस दो डेट पे अगर परचेस करते हैं तो प्री नहीं निकलेगा, प्री तो निकलेगा, पोस्ट नहीं निकलेगा। क्या नहीं निकलेगा, पोस्ट प्रॉफिट। देखिए यहां पे 31 मार्च और यहां पे हो जाएगा 1 अप्रैल। इन दोनों की जो बीच का गैप होगा वो होगा फाइनेंशियल पीरियड, ठीक। अब इसी दरमियान अगर हमने 1 अप्रैल और 31 मार्च को खरीदा तो पोस्ट प्रॉफिट तो निकलेगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन यदि हम इसको जुलाई में खरीदते हैं, सितंबर में खरीदते हैं, तो यहाँ पे या जनवरी में खरीदते हैं, तो इस समय हमको निकलेगा पोस्ट प्रॉफिट। क्या निकलेगा, पोस्ट प्रॉफिट। यानी हम आधे समय बिना कमाए प्रॉफिट अर्न कर लिया और आधे हमारे कर्जे में आने के बाद हम उसको क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में प्री और पोस्ट निकलेगा। तो कब निकलेगा, अगर जुलाई में हो गया तो 9 महीने का, सितंबर में हो गया तो 6 महीने का, और जनवरी में हो गया तो 3 महीने का प्री और पोस्ट प्रॉफिट निकलेगा। यहाँ पे हमको ध्यान देना है कि क्या क्या हमको कैलकुलेशन करना है। तो सबसे पहले हमको कैलकुलेशन करना होता है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण की लागत, नियंत्रण की लागत। नियंत्रण की लागत से हमें पता चलता है या तो गुडविल निकलेगा या तो कैपिटल रिजर्व निकलेगा। ये दो चीज निकलता है किससे, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल से। दूसरा निकालेंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट, अल्पमत हित। अल्पमत हित कहने का मतलब क्या है, यदि कंपनी के पास अगर मान लो 100 शेयर है, 100 में अगर हम 80 हम खरीद लिए तो 20 बचा हुआ है, तो जिसकी संख्या कम होता है उसको क्या बोलते हैं, हम माइनॉरिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे जिसकी संख्या कम है माइनॉरिटी, तो इस माइनॉरिटी का जो इंटरेस्ट है अल्पमत में है, उसकी हितों की हमको रक्षा करना जरूरी है। तो ये अल्पमत हित हो गया, ठीक है। यहां से ऐसे हमको काउंटिंग करने की, अल्पमत हित होता गया। अल्पमत हित वही है, वही चीज है जो कंपनी के अंशधारियों में जिनकी संख्या कम है उनकी हितों की रक्षा करना। अब उनको क्या क्या मिलेगा, जैसे हम एक घर में हमारे छोटे भाई है, तो अगर पिताजी का सामान का बंटवारा होगा तो ऐसा नहीं कि मैं बड़ा हूं तो मुझे ज्यादा मिल जाएगा, मेरा भाई छोटा है तो उसको कम मिल जाएगा, नहीं, उतना ही हक उनका भी है। तो कहने का मतलब क्या है, किसी कंपनी में जिनका हिस्सेदारी जितना परसेंट रहता है उतना परसेंट हर एक चीज में उसकी हिस्सेदारी बढ़ता रहता है। तो ये होता है हमारा अल्पमत हित। इसके बाद निकालना होता है कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट, ठीक है। एकीकृत लाभ, एकीकृत क्या निकालना होता है हमको, लाभ। तो ये 3 चीजें हमको पहले कैलकुलेशन करना पड़ता है और उसके बाद बनता है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में क्या होता है,
जितना भी दोनों कंपनियों का बैलेंस शीट में अमाउंट रहता है उसको ऐड कर करके हमको काम करना पड़ता है। तो इसका फॉर्मेट आप लोग देख लीजिए, फॉर्मेट कैसा रहता है। सबसे पहले हमको निकालना है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण की लागत। तो सबसे पहले शेयर कैपिटल, शेयर ऑफ शेयर कैपिटल का मतलब क्या है, यदि हमने 80% लिया है तो 80%, 90% लिया है तो 90%, तो जो भी शेयर रहेगा वो शेयर ऑफ शेयर कैपिटल का, ये इस पे प्लस करेंगे प्री इक्विजिशन रिजर्व, प्री इक्विजिशन रिजर्व, उसके बाद प्री इक्विजिशन प्रॉफिट, ठीक, प्री इक्विजिशन प्रॉफिट। इसके बाद यहां पे कुछ और हो रहा है तो उसे लिखेंगे प्री इक्विजिशन फंड वगैरह कुछ भी जो भी चीज दिया हुआ ये। अच्छा, एक चीज और करना है, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालते समय इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दिया रहेगा, इन्वेस्टमेंट इन एलटीडी लिमिटेड, एक्स लिमिटेड या जो भी वाई लिमिटेड रहेगा उस पे दिया रहेगा, कॉस्ट दिया रहेगा, उसी कॉस्ट को यहां पे करना है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ये यहां पे करना है, ये आ जाएगा और इसमें से सबको माइनस करना है, इस सबको यहां से क्या करना है, इसमें से माइनस करना है। तो ये जो टोटल वैल्यू है 1 2 3 4 और जो भी आएगा, हाँ अच्छा, अगर लॉस हुआ, लॉस है उसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो टोटल एडजस्टमेंट करने के बाद यहाँ जो आएगा ये आएगा आपका कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, सॉरी ये आएगा प्लस में, अगर आ गया तो आपका आएगा गुडविल और माइनस में आ गया तो आपका आ जाएगा कैपिटल रिजर्व, ये इसका फॉर्मेट है, ठीक है। अब उसके बाद हमको निकालना पड़ेगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट, क्या निकालेंगे, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट अल्पमत हित। तो अल्पमत हित निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो शेयर ऑफ शेयर कैपिटल, शेयर ऑफ शेयर कैपिटल प्लस प्री इक्विजिशन रिजर्व, प्री इक्विजिशन प्रॉफिट प्लस पोस्ट इक्विजिशन प्रॉफिट, उसके बाद अगर लॉस हुआ है तो लॉस, ठीक, इसको कर देंगे तो हमारा आ जाएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट। इसके बाद हमको बनाना होता है कंसोलिडेटेड पीएल अकाउंट। इसमें क्या करेंगे, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाते हैं तो इसमें प्रॉफिट ऑफ एच एलटीडी लिमिटेड और प्लस पोस्ट इक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ एच लिमिटेड, ठीक, दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमारा चलाता है कंसोलिडेटेड पीएल, कंसोलिडेटेड क्या जाता है, पीएल आ जाता है। तो इसी 3 फॉर्मेट के आधार पर हमको क्या करना है, काम करना है। मान लीजिए इसके अगर हमारा 2 लाख रुपया प्रॉफिट हुआ है और ये जब इस टाइम का आया तो इस समय में 25,000 प्रॉफिट हो रहा है, तो टोटल हो जाएगा 2,25,000। यहाँ पे लेते हैं, ये हमने 2 लाख रुपए का खरीदा है, 1 लाख का इसका शेयर कैपिटल है, 1 लाख का इसका क्या है, शेयर कैपिटल है, 25,000 पहले का रिजर्व था, 25,000 ये था, ये कुछ भी नहीं था, डैश था, तो टोटल कितना हो गया, 1.5 लाख। अब यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ 50,000 प्लस में आ गया, 50,000 प्लस में आ गया, तो प्लस में आने का मतलब क्या है, ये गुडविल है, ठीक, यहाँ पे हो गया। माइनॉरिटी इंटरेस्ट, इसका अगर शेयर इसमें 2 लाख था तो इसमें मान लीजिए इसका 40,000 था, ठीक, 40,000 इसमें 10,000 ये था, 10,000 ये और 5,000 आपका पोस्ट इक्विजिशन प्रॉफिट लॉस कुछ भी नहीं था,
तो 40 10 50 60 65, तो ये जो आएगा 65,000 आपका आएगा, ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट आएगा। तो 1 2 और 3 कैलकुलेशन आपको करना है। 3 कैलकुलेशन करने के बाद आपको बनाना है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूं कैसे बनना है। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का फॉर्मेट वही है जैसे जो पहले बनता था, वही फॉर्मेट हमारा आज भी रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा। ये एक नंबर होगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर पहला शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड कितनी आएगा, शेयर कैपिटल, बी आएगा रिजर्व एंड सरप्लस, सी आएगा यहाँ पे माइनॉरिटी इंटरेस्ट, और दूसरा हो जाएगा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग विथ अलॉटमेंट, ये आ जाएगा। इसमें हमेशा नहीं रहता है, बहुत कम केसेस में आता है। इसके बाद तीसरा आपका हो जाएगा नॉन करंट लायबिलिटीज। इसमें डिवेंचर और बैंक लोन आता है, डिवेंचर और बैंक लोन, ये दो चीजें है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, इसके बाद आएगा चौथा होगा आपका करेंट लायबिलिटीज। करेंट लायबिलिटीज में आपको जब पता है क्रेडिटर आता है, बीपी बिल्स पेबल आएगा, और भी आपको शॉर्ट टर्म लोन वगैरह आ जाता है। ठीक, यहाँ से इसको टोटल कर लीजिए। अच्छा, टोटल करने के लिए जैसे क्रेडिटर है तो ए का प्लस बी का दोनों को जोड़ के लिखेंगे। रिजर्व सरप्लस जो है उसके लिए हम एक रिजर्व एंड सरप्लस बनाएंगे। जैसे रिजर्व एंड सरप्लस, इसमें रिजर्व ऑफ एच लिमिटेड का जो रहेगा, उसके बाद जनरल रिजर्व ऑफ एच लिमिटेड ये लिखेंगे। उसके बाद प्रॉफिट एज ऑन 1 4 डॉट 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 इसको जोड़ देंगे। फिर कंसोलिडेटेड प्रॉफिट को जोड़ लेंगे, टोटल जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा रिजर्व सरप्लस। तो नोट नंबर 1 लिख देंगे यहाँ पे, नोट नंबर हमारा 1 आ जाएगा ये यहाँ पे। और माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो हमने निकाला वहां पे उसको कर लीजिए। ठीक, ये आ गया। अब दूसरा नंबर जो होगा हमारा एसेट्स होगा। दूसरा नंबर जो होगा हमारा एसेट्स होगा। एसेट्स में पहला आएगा नॉन करंट एसेट्स। इसमें पहला आएगा फिक्स्ड में टेंजिबल, और दूसरा होगा इनटेंजिबल। टेंजिबल और इनटेंजिबल, इसमें हमेशा गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट वगैरह आता है। इसमें जितना फीस रहेगा ए और प्लस बी का ऐड करके लिख देंगे, दो कंपनियां हैं तो। उसके बाद जो दूसरा नंबर होगा करंट लायबिलिटीज के हेडिंग में यहाँ आएगा डेटा, यहाँ जाएगा डेटा आ जाएगा, स्टॉक आ जाएगा, कैश आ जाएगा। ठीक, उसके बाद आप इसको क्या कर लीजिएगा, टोटल मिला लीजिएगा। ये आपको बन जाएगा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज ऑन जो भी डेटा रहेगा। तो इस प्रकार आपका पूरा फॉर्मेट तैयार हो गया। अब इस फॉर्मेट को आपको याद रहेगा, इस फॉर्मेट में क्वेश्चन कैसे बोला है उसको याद रखेंगे तो इस चैप्टर जो आप प्रश्न बनाएंगे वो बहुत आसानी से बन जाता है। ये चैप्टर बहुत ही सरल होते हैं, और क्वेश्चन आपके सामने है और आपको फॉर्मेट याद है तो ये क्वेश्चन आपको कहीं नहीं जाएगा। उसमें नीचे दिया रहेगा प्रस्ताव किया गया कितने तारीख को परचेज किया गया, तो डेट ऑफ परचेज को ध्यान रखना है, गुडविल कितना आया, ये सब जो वर्किंग नोट में रहेगा, मेन पहले पे बनेगा, उसके बाद पीछे वर्किंग नोट आप बनाते चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।